जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी का पार्ट 6 किया था, तो वो सब वीडियो अगर मौर्य डायनेस्टी को आपको देखना होगा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के पहले हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि जो मौर्य डायनेस्टी था उसमें अशोक जब था, कलिंग के जो बैटल हुआ था, कलिंग के बैटल के बाद अशोक के द्वारा धम्म घोष की नीति को अपना लिया गया था। और जब धम्म घोष की नीति को अपनाया गया तो उसके बाद वो जितना भी बैटल्स था सबको त्याग करके धम्म घोष की नीति अपना लेता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके जो साम्राज्य था, उसका जो अंपायर था, उसका विनाश हो जाता है। धीरे धीरे करके उसका डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। जब मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे, मौर्य डायनेस्टी का मतलब बोलेंगे कि केंद्रीय शासन सत्ता मजबूत नहीं थी, यानी धीरे धीरे करके उसकी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी। तो दो महत्वपूर्ण साम्राज्य का उदय होता है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो उसमें जो पहला था वो था आपका शक और दूसरा था कुषाण। यानी बात करेंगे कि पहला जो उदय हुआ था वो था शक और दूसरा था आपका कुषाण। तो शक और कुषाण जो थे उनका उदय हो जाता है क्योंकि उनका जो मौर्य अंपायर था उनका केंद्रीय शासन अच्छा नहीं होता है, तो इसके कारण इनका उत्पन्न होता है। और ये लोग जो थे शक और कुषाण, शक का जो डायनेस्टी था वो पश्चिमी भारत में था। यानी शक के बारे में बात करेंगे तो इनका जो था पश्चिमी भारत, और अगर हम लोग कुषाण के बारे में बात करेंगे तो उत्तर भारत पर इनका अधिकार था, यानी इन्होंने अधिकार कर लिया था कुषाणों ने। आगे अगर बात करेंगे शक और कुषाण का, तो शक और कुषाण का सामना करने के लिए तीन और नए साम्राज्य का उत्पन्न होता है, यानी नए साम्राज्य बनते हैं। तो इन नए साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना होती है, जिसमें पहला आता है नागवंश। तो नागवंश पहला आता है नागवंश, दूसरा आता है वाकाटक। मैंने बोला कि शक और कुषाण था, तो इनके साम्राज्य की तुलना यानी अगर बात करेंगे तो इनके विनाश के लिए ये जो साम्राज्य हम बता रहे हैं, इन्हीं के लिए सामना करने के लिए ये आए थे, जिसमें तीन साम्राज्य की उत्पन्न होती है, तीन राजवंश का, जिसमें नागवंश, वाकाटक और एक और जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है गुप्त वंश। तो आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में बात करना है। तो आज हम लोग गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम बात किए कि शक जो थे वो पश्चिमी भारत, कुषाण जो थे उत्तरी भारत, वैसे ही नागवंश पश्चिमी वाले भारत में, ये भी पश्चिमी भारत। और ये वाकाटक जो थे उन्हें हम दक्कन वाले एरिया बोल सकते हैं, दक्कन वाले रीजन में। और गुप्ता वंश जो था वो बोल सकते हैं पूर्वी भारत में इनका हुआ और इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना किए। और दोस्तों हमें गुप्त वंश के बारे में आज बात करनी है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बता देंगे कि ये जो तीन वंश हैं, नागवंश, वाकाटक और गुप्त वंश, ये क्या थे? शक और कुषाण के सामना करने के लिए इनका जन्म हुआ था। यानी शकों और कुषाणों के सामना करने के लिए, कुषाणों के सामना के लिए नए राजवंश का उत्पन्न हुआ था। कुषाण का सामना करने के लिए तीन राजवंश, नागवंश, वाकाटक, गुप्तवंश। नागवंश पश्चिमी भारत, वाकाटक दक्कन भारत और दक्कन रीजन बात करेंगे, और गुप्त वंश जो था वो पूर्वी भारत। तो आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, इसे मिटाते हैं और हम लोग को बात करना है गुप्त वंश।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनको बोला जाता है श्रीगुप्त। लेकिन दोस्तों इतिहासकारों का ये भी मानना सत्य नहीं है। इतिहासकारों ने बताया कि ये सही नहीं है कि गुप्त वंश मतलब कि जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त को ही, मतलब इनमें सहमति नहीं बनी है कि गुप्त वंश का जो था वो संस्थापक श्रीगुप्त ही था। तो हम लोग किताब में पढ़ते आते हैं कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो ये कहाँ से मतलब पता चलता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों गुप्त वंश के बारे में अगर बात किया जाए तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त को ही माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था वो श्रीगुप्त ही थे। श्रीगुप्त, ये कहाँ से पता चलता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार अगर बात करें के अनुसार, तो संस्थापक जो थे गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे के संस्थापक वो थे श्रीगुप्त। ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। दोस्तों इसमें बहुत मतभेद है कि श्रीगुप्त जो थे यानी गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो किस जाति के थे, तो इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। तो इनके उत्पत्ति की जानकारी के अगर बारे में बात करेंगे, उत्पत्ति की जानकारी तो दोस्तों किसी किसी का मानना है, यानी अगर हम बात करें कि एलन अलेकर कृष्णस्वामी के अनुसार, अगर बात करें एलन कृष्णस्वामी अलेकर, अगर इनके अनुसार बात करेंगे तो श्रीगुप्त जो थे आपके वैश्य थे। वैश्य, इन्होंने बोला एल्लर कृष्णस्वामी और कृष्णस्वामी अल्लेकर, इनके अनुसार गुप्त यानी श्रीगुप्त जो थे वो आपके वैश्य थे। और अगर बात करेंगे हीराचंद ओझा वासुदेव उपाध्याय के अनुसार, हीराचंद ओझा और वासुदेव उपाध्याय के अनुसार ये जो थे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय यानी मैंने आपको बोला कि इनकी उत्पत्ति की जो जानकारी है एलन कृष्णस्वामी अल्लेकर के अनुसार ये वैश्य थे, और हीराचंद ओझा और वासुदेव उपाध्याय के अनुसार जो था ये क्षत्रिय कहलाए गए हैं। और AR चौधरी के अनुसार दोस्तों इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। AR चौधरी के अनुसार अगर बात करेंगे तो इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्त साम्राज्य थे उनके संस्थापक श्रीगुप्त थे, और एलन कृष्णस्वामी अल्लेकर के अनुसार ये वैश्य जाति के थे, और हीराचंद ओझा वासुदेव उपाध्याय के अनुसार ये क्षत्रिय थे, और AR चौधरी के अनुसार ये ब्राह्मण थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त हीराचंद ओझा और वासुदेव उपाध्याय के अनुसार वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण थे। वैश्य थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, या इनमें से कोई नहीं थे, तो आपको वहाँ पे क्षत्रिय में सही करना होगा। अलग अलग इतिहासकार का मानना है दोस्तों,
और इनमें सभी का समर्थन नहीं मिलता है कि ये किस वंश के थे, तो इन्होंने सबको अलग अलग मत दिया है। लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति या फिर अगर आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति या फिर कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख, कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख या फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो इन तीनों में बताया गया है कि जो गुप्त साम्राज्य है यानी गुप्त वंश है, इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त ही है। मैंने आपको शुरू में ही लिखवाया है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, और यहाँ पे मैंने बताया समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आपसे पूछेगा कि भीतरी जो अभिलेख है या फिर आपसे पूछेगा कि स्कंदगुप्त का इनमें से कौन सा अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, विल्सड अभिलेख या फिर भीतरी अभिलेख। तो आपको इससे करना होगा, या फिर विल्सड अभिलेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त। तो आपको कुमारगुप्त में वहाँ पे सही करना होगा। तो आप ये प्रशस्ति और अभिलेख को भी याद रखेंगे। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग श्रीगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। श्रीगुप्त, तो ये गुप्त साम्राज्य के बहुत महान प्रतापी शासक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दो लाइन इनके बारे में केवल समझना है। तो श्रीगुप्त, अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी, यानी दोस्तों हम लोग एडी का बात कर रहे हैं, एनो डोमिनी, यानी ये ईसा के पूर्व नहीं, ईसा के बाद, यानी 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक। अब ईस्वी बढ़ेगा दोस्तों, कम नहीं होगा, क्योंकि वो ईसा के पहले था, अब ईसा के बाद वाले पीरियड का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी के बीच में इनका शासन पीरियड यानी रूलिंग पीरियड रहा। और दोस्तों इन्होंने मतलब एक उपाधि धारण की, इनके द्वारा एक उपाधि धारण किया गया, उपाधि, और वो जो उपाधि था दोस्तों उसका नाम महाराजा। महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त के द्वारा मतलब रखा गया था। इन्होंने अपनी उपाधि महाराजा रखा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उपाधि जो था इनका वो महाराजा था। और इन्होंने कुछ मतलब इनका प्रतापी नाम नहीं बोला जाता है, मतलब ये बहुत बड़े राजा शासक नहीं थे। इतिहास, भारतीय इतिहास में दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अगर हम बात करें कला एवं साहित्य के बारे में, यानी बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में या फिर कला साहित्य के बारे में, तो इसे गोल्डन एज बोला जाता है। गोल्डन एज, गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के समय से यानी गुप्त साम्राज्य यानी श्रीगुप्त के समय से ही भारत में इमारतें बनाने के लिए मतलब प्रचलन स्टार्ट हुआ था। और इसीलिए इन्हें मतलब बोलेंगे हम लोग मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था।
तो इसलिए इनके जो पीरियड था गुप्ता पीरियड, इसको गोल्डन एज कहा जाता था। तो इसमें बहुत मतलब बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था स्टार्ट, तो इसमें बहुत बड़ा नाम इसमें आता है। आगे अगर बात करेंगे, मतलब अगर सीधा सीधी बात किया जाए तो मंदिरों का निर्माण जो था इन्हीं के समय से शुरुआत किया गया था। बात करेंगे डायरेक्टली कि मंदिरों का निर्माण जो था इन्हीं के रूलिंग पीरियड के समय स्टार्ट किया गया था, इसलिए इस एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करेंगे इनके पुत्र, यानी इनके पुत्र जो थे तो उनका नाम दोस्तों आता है घटोत्कच। इनका जो पुत्र था यानी श्रीगुप्त का जो अगला जो शासक होगा उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच नाम तो जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन इन्होंने भी कुछ मतलब बड़ा काम नहीं किया, मतलब ज़्यादा बड़ा राजा प्रतापी राजा नहीं थे। लेकिन अगर इनका बात करेंगे रूलिंग पीरियड के अगर बारे में बात करें तो 280 से लेकर के 319 ईस्वी यानी एडी के बारे में बात हो रहा है। 240 से लेकर के 280 और 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक घटोत्कच का शासन रहा। इन्होंने शासन किया और इनके द्वारा भी दोस्तों उपाधि धारण की गई उपाधि, और इनके द्वारा भी दोस्तों बात करें तो ये भी महाराजा की ही उपाधि धारण किया। यानी फादर जो थे इनके श्रीगुप्त, उन्होंने भी महाराजा, तो इनको लगा कि हम भी महाराजा की उपाधि धारण कर लेते, तो इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण कर ली। अब दोस्तों बात करेंगे इन दोनों शासकों के बाद एक महान प्रतापी शासक आता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे गुप्त साम्राज्य। इसकी पता हमें समुद्रगुप्त के जो अभिलेख है उसमें बताया गया है, प्रशस्ति में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि फाउंडर जो थे श्रीगुप्त थे और इनका जो रूलिंग पीरियड है 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक है, और इनकी उपाधि महाराजा है। और इनके मतलब आर्ट एंड कल्चर यानी कला साहित्य के बारे में बात करेंगे तो इनकी एज को गोल्डन एज कहा जाता है, यानी गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। और इनके बाद इनका पुत्र शासन करता है जिसका नाम घटोत्कच होता है, और इसका रूलिंग पीरियड 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक होता है। और इनके द्वारा भी सेम उपाधि धारण किया जाता है जिसका नाम महाराजा, यानी उपाधि महाराजा की उपाधि दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी राजा प्रतापी शासक नहीं था। और अब जो आगे बात करने वाले हैं वो गुप्ता पीरियड का बहुत बड़ा प्रतापी राजा आएगा। प्रथम प्रतापी राजा अगर बात करेंगे गुप्ता पीरियड का तो वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य में शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ये जो था गुप्त साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक था दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो शासन पीरियड था दोस्तों, अगर उसके बारे में बात करें तो इसका शासन पीरियड 319 एडी यानी ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी यानी एडी तक, 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और चंद्रगुप्त प्रथम को यानी इसको गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कहा गया। प्रथम प्रतापी शासक कहा गया है। यानी अगर बात करेंगे कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका राज्याभिषेक के समय दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। इसका जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय इसके राज्याभिषेक
राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, दोस्तों। यानी अगर बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक के समय शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय में शुरू किया गया था दोस्तों। और अगर बात करेंगे इसकी उपाधि के बारे में, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो श्रीगुप्त थे उनके द्वारा महाराजा की उपाधि लगाई जाती है और उनके पुत्र घटोत्कच के द्वारा भी महाराजा की ही उपाधि लगाई जाती है। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने बोला कि हम जो हैं वो प्रथम प्रतापी शासक हैं, यानी 2 शासकों से बढ़कर शासक हैं, तो हमें इनसे कुछ बड़ा उपाधि रखना पड़ेगा, यानी उनसे बड़ा उपाधि रखना पड़ेगा। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसका जो उपाधि जो था वो महाराजा धीराज था। तो आप ही बताइए कि महाराजा धीराज महाराजा से बढ़ के उपाधि है या नहीं है। तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को ग्रहण करते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि लगाते हैं। तो महाराजा उनका था और धीराज इन्होंने अपने से ऐड किया और महाराजा धीराज की उपाधि इनको प्राप्त हुआ, इन्होंने उपाधि धारण की। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो नेपाल वाले रीजन के नीचे, यानी नेपाल वाले रीजन के पास में ही लिच्छवी राजवंश का शासन था, लिच्छवी राजवंश। तो लिच्छवी राजवंश, तो मैं लिख देता हूँ, नेपाल वाले रीजन के पास, नेपाल वाले रीजन के पास जो शासन चलता था वो लिच्छवी राजवंश का शासन चलता था, लिच्छवी राजवंश का शासन चलता था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, लिच्छवी राजवंश की जो राजकुमारी थी, वहाँ की राजकुमारी थी, उससे उसने विवाह कर लिया। और अपना विवाह किस लिए किया, तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उस साम्राज्य के राजकुमारी से विवाह कर लेता है। तो दोस्तों बात करेंगे उसके आगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिच्छवी राजवंश के जो कुमारी थी, राजकुमारी, उससे यह विवाह कर लेता है और उसका जो नाम होता है वो कुमार देवी होता है। यानी अगर हम बात करेंगे लिच्छवी राजवंश, लिच्छवी, और अगर इधर बात करेंगे, इधर हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश, लिच्छवी वंश और गुप्ता वंश के बारे में बात करेंगे। तो इधर जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी है उसका नाम दोस्तों कुमार देवी आता है, कुमार देवी। और चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो है विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद दोस्तों इसके संबंध काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और लिच्छवी राजवंश जो है चंद्रगुप्त प्रथम का संबंधी बन जाते हैं। तो आगे बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है इसके द्वारा, यानी अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों, तो सिक्के चलाए जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं। और सिक्के में क्या होता है, कुमार देवी जो इसकी पत्नी है, कुमार देवी, इसके द्वारा बोला जाता है कि इन सिक्कों में हमारा भी नाम ऐड कर दीजिए, इसमें मेरा भी नाम लिखवा दीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करता था। तो इसने सिक्के पर अपना, अपने पत्नी और इसके राजवंश का भी नाम लिखवा देता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो दोस्तों इसके द्वारा कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसके द्वारा जो कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे, कॉइन सिक्के जो चलाया गया था, इसमें क्या किया इन्होंने, चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्के, यानी इसका नाम जो हुआ चंद्रगुप्त
कुमार देवी सिक्के। और इसके नीचे दोस्तों इन्होंने लिच्छवी राजवंश का भी नाम लिखवाया, लिच्छवी राजवंश का भी इन्होंने नाम उसमें ऐड करवाया। अगर अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि इसने गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे गुप्त संवत, तो अगर हम आपको यहाँ पे बता दें कि गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 के आसपास की गई थी। मैंने आपको बताया कि 319-20 मैंने बोला कि जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हो रहा था, यानी 319 यहाँ लिखा गया है और 319-20 यहाँ भी लिखा गया है। तो इसके अनुसार मैंने बताया कि जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था उसी समय गुप्त संवत को शुरू किया जाता है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में होता है और इसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इतने सारे कार्य किए गए। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक जो कौन था, वो चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम कितने ईस्वी में किया था, 1920। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया, तो लिच्छवी राजवंश। और उस राजकुमारी का नाम क्या था, तो कुमार देवी। और कॉइन इंट्रोड्यूस किसके द्वारा शुरुआत किए गए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो कौन थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि थी। और इसका रूलिंग पीरियड कितना था, तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। उम्मीद करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने आपको जितनी जानकारियाँ दी वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे और आपके नॉलेज के लिए भी। आगे हम लोग बात करेंगे अब समुद्रगुप्त। इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो समुद्रगुप्त आता है, यानी अगर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो प्रतापी शासक, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त दोस्तों बहुत बड़ा प्रतापी शासक, ये भी बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। इसके द्वारा 100 युद्धों यानी 100 बैटल को जीता जाता है, ये इतिहास में मिलता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसे महान प्रतापी शासक, इसे भारत का नेपोलियन का भी दर्जा प्राप्त है, भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में फुल्ली डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो अगर आगे आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। और आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।